हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट सितंबर 2015 के CDP के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। नंबर 1 संप्रेषक और व्याख्याता की, नंबर 2 सुगमकर्ता की, नंबर 3 निर्देशक की, या फिर नंबर 4 तालमेल बैठाने वाले की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता मतलब कि फैसिलिटेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? नंबर 1 उच्च आत्म क्षमता, नंबर 2 निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, नंबर 3 अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, नंबर 4 उच्चतर श्रेणी मानसिक प्रक्रियाएं। तो पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी मानसिक प्रक्रियाएं, ये सब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं होती हैं। और पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं नहीं है, तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? नंबर 1 व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, नंबर 2 व्यक्तिगत मूल्य, नंबर 3 पारिवारिक अपेक्षाएं, नंबर 4 अंतर्निहित संभावित दंड। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उनकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो जो पूर्व परंपरा, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं या जो तीनों स्तर हैं, इनकी अपनी भी दो अवस्थाएं होती हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर की, तो इनकी जो 2 विशेषताएं होती हैं, उनमें पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, दूसरी है साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता। ठीक है, तो जो पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, उसमें क्या होता है, मान लीजिए शिक्षक एक कार्य देता है, बच्चे अगर उस कार्य को कर लेते हैं तो हो गया आज्ञा पालन। बच्चे अगर दंड पाने के डर से उस कार्य को करते हैं तो क्या ये कहलाएगा? बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण। बच्चे किसी कार्य को इसलिए करें कि उन्हें दंड ना मिले, तो इसी को कहेंगे अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड के। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों यानी कि जो अधिगमकर्ता होते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए नंबर 1 निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, नंबर 2 कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, नंबर 3 याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, नंबर 4 विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जो शिक्षार्थियों की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है, और हमें उन्हीं के मानसिक स्तर के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धतियों को भी विभिन्न तरीके की बनानी पड़ती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध करानी पड़ती हैं, क्योंकि उनके जो सीखने का स्तर होता है वो भी भिन्न होता है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है तो किसी को देर में समझ में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, नंबर 2 सभी विकास का परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, नंबर 3 सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, नंबर 4 सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो हमें बताना है कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विकास और अधिगम की जो गति होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उसकी गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? नंबर 1 आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, नंबर 2 आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, नंबर 3 आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, नंबर 4 आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए।
तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बच्चों को आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, उस लेसन को पढ़ाते पढ़ाते बीच में रोक दीजिए और बच्चों का आकलन कीजिए कि अब तक आपने उस लेसन में जितना पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। क्या आपके शिक्षण में जो अपनी शिक्षण पद्धति अपना रहे हैं, क्या वो प्रभावकारी बन रही है, प्रभावशाली है या नहीं, बच्चों को कितना समझ में आ पा रहा है, और अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो अपनी शिक्षण पद्धति को किस तरह से बदलना है, कौन सी पद्धति अपनानी है जिससे उन्हें ज्यादा समझ में आ जाए। तो यह क्या होगा? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी वह शिक्षण जो शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में किया जाता है उसी को कहेंगे हम आकलन। ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो 2 है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन। फिर कहा जाता है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए, जब एक शिक्षक अपने क्लास के सभी छात्रों को पूरे सत्र पढ़ाता है तो वही शिक्षक अपने उन शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में भली बात जानता है। उन बच्चों का आकलन वही शिक्षक कर सकता है, कोई बाह्य एजेंसी द्वारा उनका आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर कहा जाता है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो ये होता है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। जैसे कि पूरे साल हम पढ़ाते हैं और लास्ट में एक परीक्षा का आयोजन करते हैं तो उसी को कहा जाएगा समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? नंबर 1 अभिसारी चिंतन, नंबर 2 सामवेगिक चिंतन, नंबर 3 अहमवादी चिंतन, या फिर नंबर 4 अपसारी चिंतन। तो पूछा जा रहा है कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी से ही संबंधित होता है। बच्चे अपने विचारों का सृजन करें, वस्तुओं के बारे में नए प्रयोग करें, उनका उपयोग करना नए नए तरीकों से सीखें, तो ये क्या होता है? क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। ठीक है। तो अपसारी चिंतन होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन के जैसे ही होते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके कई सारे समाधान। ठीक है। और अपसारी चिंतन भी ऐसे ही होता है, नए नए तथ्यों को खोजना, नए नए विचारों को देना, सुझाव देना, ये सब क्या होते हैं? सृजनात्मकता से संबंधित अपसारी चिंतन। बात हो रही है यहाँ पर अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, उनमें कुछ नया नहीं जोड़ते हैं, उसमें कोई नया तथ्य नहीं जोड़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर बात होती है अहमवादी चिंतन। अहमवादी चिंतन में व्यक्ति जो होता है केवल अपने विचारों को ही सही मानता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सामवेगिक चिंतन की। तो सामवेगिक चिंतन में व्यक्ति जो होता है वो अपने काल्पनिक विचारों को और अपनी इच्छाओं को ही अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? नंबर 1 बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। नंबर 2 बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। नंबर 3 बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। या फिर नंबर 4 बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो होता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने भाषा जो है वो विचार से पहले आती है ये माना है। ठीक है। तो बात हो रही है वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत है, तो बच्चे जो होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे नंबर 1 चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। नंबर 2 खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। नंबर 3 निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। या फिर नंबर 4 जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास उनका बढ़ता जाता है। ठीक है। उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण उनमें जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बच्चे अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं, वो खोज प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। नंबर 2, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। नंबर 3, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। नंबर 4, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो हमें बताना है बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे जब किसी टॉपिक का अभ्यास करते हैं तो उनमें शुरुआत में गलतियां होती हैं, लेकिन अभ्यास करते करते उनमें त्रुटियां एक समय पर समाप्त हो जाती हैं। तो यह क्या है? त्रुटियां जो होती हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह नंबर 1, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। नंबर 2, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। नंबर 3, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नंबर 4, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तिरस्कार करना, शिक्षार्थियों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें दंड देना, कड़े नियम बनाना, ये सब नकारात्मक चीजें होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, जिसमें सामान्य छात्र भी होते हैं और विशिष्ट छात्र भी। तो ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, हमें उन बालकों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए जैसे हम सामान्य बालकों के साथ करते हैं। उनके प्रति हमें सम्मानजनक भाव रखने चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे जो उनका सीखने का अभिप्रेरण है, जिससे उनकी जो सीखने की क्षमता है वो कम ना पड़े, उनका जो अधिगम है वो प्रभावित ना हो। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी किसमें विभिन्नता के कारण है? नंबर 1, अभिक्षमता। नंबर 2, अधिगम शैली। नंबर 3, परावर्तकता स्तर। या फिर नंबर 4, मूल्यों। तो सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अधिगम शैली सीखने की 7 शैलियां होती हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। नंबर 1, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। नंबर 2, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। नंबर 4, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुभाषिकता का देखिए लाभ क्या होगा, जब कक्षा में बहुभाषिकता का इस्तेमाल होगा तो जो बच्चे हैं वो भारत के विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आएंगे, बच्चों को भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और शिक्षक के लिए जो बहुभाषिकता होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया है जिनकी मातृभाषा वही हो, तो ये गलत होगा। मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये भी गलत होगा। और शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए तो दंडित, ये भी निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? नंबर 1, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नंबर 2, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। नंबर 3, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। नंबर 4, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं उनसे क्या मतलब होता है? शारीरिक और मानसिक गुणों के ट्रांसमिशन से जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करते हैं।
प्रकृति पोषण विवाद कह लीजिए या प्रकृति पोषण वाद विवाद कह लीजिए या फिर कह लीजिए नेचर एंड नर्चर, नेचर एंड नर्चर। व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो वातावरण से भी संबंधित होते हैं और वंशानुक्रम से भी संबंधित होते हैं। व्यक्ति में कुछ गुण तो जन्मजात होते हैं, इसलिए ये वंशानुक्रम से संबंधित हुए, और कुछ गुण जो होते हैं वो उनके पालन पोषण के दौरान जो वातावरण मिलता है उनके द्वारा अर्जित होते हैं। तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं वो वातावरण से भी संबंधित हुए और वंशानुक्रम से भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? नंबर 1, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बड़ी है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नंबर 3, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। नंबर 4, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो बात हो रही है जनसंचार माध्यम की। जनसंचार माध्यम होते क्या हैं? जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मोबाइल फोन, ये सब होते हैं जनसंचार माध्यम। सामाजिकरण में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है, एक माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 2, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बड़ी है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? नंबर 1, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। नंबर 2, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। नंबर 3, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। नंबर 4, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो पूछा जा रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्न के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं तो ये गलत है। बच्चे परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, मित्रों के साथ सीखते हैं, वयस्कों से सीखते हैं, केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो ये सब सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को विप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? नंबर 1, प्रत्येक गतिविधि को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। नंबर 2, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। नंबर 3, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। नंबर 4, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो दंड का उपयोग करना, कठोर मानदंड निर्धारित करना, स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो ये सब होते हैं नकारात्मक। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना हमारा सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बच्चों को जब हम उनकी रुचियों के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करवाएंगे तभी वो उसमें प्रगति करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चे को गणित के विषय में इंटरेस्ट है और अगर आप उसे संस्कृत का टीचर बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उस विषय में उसकी रुचि नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, यदि बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो उसे मैथ्स पढ़ाइए और उसे उसका लक्ष्य भी मैथ्स निर्धारित कीजिए, तभी वो उसमें प्रगति कर पाएगा, ना कि संस्कृत के विषय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? नंबर 1, कंप्यूटर। नंबर 2, आनुवंशिकता। नंबर 3, राजनीतिक दल। नंबर 4, परिवार। तो सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक पूछा जा रहा है जो कि होगा परिवार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि नंबर 1, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नंबर 3, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। नंबर 4, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बच्चों को जब हम कार्य समूह के रूप में देंगे, बच्चों का मान लीजिए एक समूह है, उसमें हमने एक कार्य दिया है, बच्चे जब उस कार्य को करेंगे, बच्चे जब स्वयं से कोई कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बच्चे जब उस कार्य को करेंगे तब उस कार्य के दौरान एक दूसरे के सामने अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो एक दूसरे के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उनमें डेवलप होगी। फिर एक दूसरे की उस कार्य में मदद करेंगे, यानी कि उनमें जो सहयोग की भावना होगी वो भी जागृत होगी। अपने विचार को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने की उनकी जो क्षमता होगी वो व्यक्त होगी, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी क्योंकि वो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कहना सीखेंगे, अपने विचार को अभिव्यक्त करना सीखेंगे।
इससे क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे की मदद करना, अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना, इससे उनका सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। नंबर 1 लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, नंबर 2 गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया, नंबर 3 गति समन्वय अक्षमता यानी डिस्प्रैक्सिया, या फिर नंबर 4 पठन क्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो बच्चा जो है वो भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो लक्षण या प्रदर्शित कर रहा है डिसलेक्सिया का यानी पठन अक्षमता का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि क्या है? नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष तक, नंबर 2 जन्म से 3 वर्ष तक, नंबर 3 2 से 3 वर्ष तक, या फिर नंबर 4 जन्म से 1 वर्ष तक। तो पियाजे के अनुसार शैशव काल की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 संवेदी गतिक अवस्था, या फिर नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा? तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं संवेदी गतिक अवस्था, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 11 से ऊपर की अवस्था। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है 2 से 7 वर्ष के बीच की संज्ञानात्मक अवस्था, तो कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास किसकी ओर बढ़ता है? नंबर 1 जटिल कठिन की ओर, नंबर 2 विशिष्ट से सामान्य की ओर, नंबर 3 साधारण से आसान की ओर, या फिर नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। मान लीजिए अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो बच्चा पहले जो होता है वो पहले पूरा हाथ हिलाना सीखेगा, फिर कोहनी के नीचे का हाथ हिलाना सीखेगा, फिर कलाई चलाना सीखेगा और फिर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा। तो ये सब एक भाग के एक पार्ट में ये सब किया जाता है, ना कि बच्चा शुरुआत से ही उंगलियां चलाना सीख जाए या कलाई चलाना सीख जाए। तो ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 सहयोग देना, नंबर 2 सहभागी अधिगम, नंबर 3 सहयोगात्मक अधिगम, नंबर 4 समीपस्थ विकास। तो जब वयस्क सहयोग से बच्चे के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं तो इसे कहा जाएगा सहयोग देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। सहभागी अधिगम क्या होता है? सहभागी अधिगम में विद्यार्थियों को समूह में कार्य करवाया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम में बच्चे जो होते हैं वो स्वयं करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? इसको हम पहले भी बता चुके हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ तक कर लेता है और यहाँ तक समाप्त करना होता है, लेकिन बीच में अटक जाता है। तो किसी वयस्क के द्वारा दिया जाने वाला यहाँ पर जो सहयोग होता है वो कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जिसे हम कहते हैं ZPD, जिसका फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर 1 आत्मसातकरण, नंबर 2 समायोजन, नंबर 3 अहम केंद्रता, या फिर नंबर 4 अनुकूलन। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। समायोजन क्या होता है? यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? अपनी वास्तविकता से एडजस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति अपने जब व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे कहेंगे वातावरण के साथ अनुकूलन करना या फिर एडजस्टमेंट करना। ठीक है, समायोजन हो गया। अहम केंद्रता क्या होती है? यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, बालक सिर्फ अपने विचारों को ही सही मानता है, किसी और के विचारों को नहीं, तो वो कहा जाता है अहम केंद्रता। अनुकूलन क्या होता है? यानी कि एडेप्टेशन क्या होता है? पियाजे के अनुसार बच्चों में जन्मजात प्रवृत्ति होती है वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की, जिसको हम अनुकूलन भी कह सकते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किस पर अधिक है? नंबर 1 सामाजिकृत अहम केंद्रित, नंबर 2 जीववादी सामाजिकृत, नंबर 3 परिपक्व अपरिपक्व, नंबर 4 अहम केंद्रित सामाजिकृत।
तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें मध्य बाल्यावस्था जो होती है, जिसको जो होती है 2 से 7 वर्ष, इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अभी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छाएं जो होती हैं वो उनकी प्रबल होती हैं। बच्चों को लगता है दुनिया उनकी इर्द गिर्द घूम रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। नंबर 1 बच्चों का एक कोने में बैठना। नंबर 2 प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। नंबर 3 वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। या फिर नंबर 4 बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ऑप्शन 4 सही होता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, तो ये सब होती हैं नकारात्मक अधिगम। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां यानी कि बच्चे जो भी कार्य करते हैं उनको स्वयं से करते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो उनका अधिगम स्थायी होता है, उस कार्य में उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए उस कार्य को वो जल्दी सीखते भी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नंबर 1 शारीरिक गतिबोधक, नंबर 2 संगीतमय, नंबर 3 भाषाई या फिर नंबर 4 स्थानिक। तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। शारीरिक गतिबोधक क्या होता है, शारीरिक गतिबोधक का मतलब होता है शारीरिक नियंत्रण रखने की क्षमता। जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी अपने शरीर पर नियंत्रण रखकर अपने बैट को घुमाते हैं, तो ये हुई उनकी शारीरिक गतिबोधक बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि की बात करें तो भाषाई बुद्धि में वाक्यों और शब्दों की जो बोध क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। स्थानिक बुद्धि का संबंध होता है कल्पना शक्ति से, स्थानिक कल्पना शक्ति से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक क्या समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक नंबर 1 लिंग यानी जेंडर पक्षपाती है, नंबर 2 शिक्षाप्रद है, नंबर 3 सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नंबर 4 नीतिपरक है। तो जब एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है। नंबर 1 व्यवस्था और बच्चे के, नंबर 2 परिवेश परिवार, नंबर 3 बच्चे परिवेश, या फिर नंबर 4 बच्चे व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो है वो बच्चे के अनुरूप बदलनी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।